और चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी के फिर से अध्यक्ष बनने की और थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, जो बीजेपी कर रही है और क्या कांग्रेस उसको काउंटर कर सकती है, क्या कांग्रेस सोनिया गांधी ही सही चेहरा है इस बात के लिए। इस सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं शेखर अय्यर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर, पंकज वोरा, मैनेजिंग एडिटर ऑफ संडे गार्डियन, और शांतनु गुप्ता, इन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर किताब भी लिखी और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। शेखर, दो चीजें हुई इस हफ्ते में। एक तो कांग्रेस पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट से उन्होंने अपना भाषण दिया और अगले रोड मैप उन्होंने एक तौर से सेट किया। तो इन दोनों को देख के आपका पहले क्या राय है, कंपेयर करें इन दोनों को? देखिए, एक तरफ कांग्रेस में इतनी उम्मीद जगाई गई कि एक नया नेतृत्व आएगा, नए लोग आएंगे, यंग नेताओं को मौका मिलेगा, लेकिन कहानी बदल गई और फिर सोनिया के हाथ में। दूसरी तरफ जो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सुना लाल किले से, उसने न केवल एक रोड मैप दिखाया, उन्होंने पूरा एक नए दौर की बात की, नई चीजों की बात की, और केवल सबका फोकस था कि वो 370 पे बोलेंगे, जम्मू कश्मीर पे बोलेंगे, बोले जरूर, लेकिन उस पे पूरा ये नहीं था। आगे हटके कई चीजें बोले, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बोले, केमिकल फर्टिलाइजर यूज के बारे में बोले, सबसे बड़ी बात जल शक्ति के ऊपर बोले, एक बड़ा मिशन बनेगा, और प्लास्टिक। देखिए, ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई ज्यादा आपको राजनीतिक विरोध नहीं होगा, आम सहमति बन सकती है और जिसमें एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकता है। तो जब हम देख रहे हैं एक तरफ मोदी अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे थे अपने इंटरव्यूज में लोकसभा चुनाव पहले कि मोदी का अगर कोई चैलेंज करेगा वो मोदी ही होगा, मैं अपने आप को ये एक चुनौती मानता हूं। तो जब मोदी जी और बीजेपी अपने आप को रीइन्वेंट कर रही है, आगे सोच रही है, नए नए इश्यूज ला रहे हैं, जिस इश्यू पे पब्लिक के अंदर एक उसका कनेक्टिविटी बन रहा है। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि राहुल ने 1.5 साल कमान संभाला, कुछ बदलने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे के बाद यह था कि ठीक, क्योंकि उन्होंने दे दिया, सीडब्ल्यूसी के सब कुछ देंगे, लेकिन कोई नहीं दिए। अगर कोई दिए तो उनके एकाध अपने स्टाफ के लोग दिए समर्थन में, कांग्रेस में कोई नहीं दिए। फिर बात चली, नहीं कोई एक ऐसा अरेंजमेंट होगा, नए लोग आएंगे, फ्रेश ब्लड आएगा। फिर नाम भी देखिए, ये क्योंकि ये बात वहां नेतृत्व से आ रहा था, कई नेताओं ने अपनी इच्छा भी प्रकट की। मिलिंद देवरा जैसे नेता, वो कहे भाई ज्योतिरादित्य को ले आओ या सचिन पायलट को ले आओ। इतना तक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कह दिए, नहीं नए लीडर तो अच्छा ही होगा, नया। और प्रियंका की इशारा कर रहे थे। जब सब चीज हो रहा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर हमने ये इस पर चर्चा हुई, नई चीजों की बात हुई, लेकिन जो कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, वो नहीं चाहते थे कोई परिवर्तन। उन्होंने देखा ठीक है राहुल जी जा रहे, अच्छा मौका मिला, फिर हम वापस अपना गद्दी संभाल ले, फिर पूरा कंट्रोल कर ले, फिर बोले सोनिया को जाके कहे भाई आप ही आ जाओ। नहीं, सवाल है, देखिए 98 में हमने देखा है, उस समय बहुत करीब से देखा, जब कांग्रेस सीताराम केसरी के अंडर अपने आप को ये नहीं कर पाए, पूरा बिगड़ रहा था, लोग छाड़ के जा रहे थे। उस समय सोनिया आई, पार्टी के लिए स्थिरता दी और 5 साल ऑपोजिशन में रही। देखिए 98 से 2004 तक वाजपेयी जैसे व्यक्ति, पर्सनैलिटी प्रधानमंत्री थे, तो ऑपोजिशन लीडर सोनिया थी। उसके बाद 2004 में हमने देखा कांग्रेस सत्ता पे आई, 10 साल चलाए उन्होंने। लेकिन आज फिर सोनिया को फिर हाथ में जो सौंपना, क्या वही सोनिया है? जब हम जानते हैं उनकी हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्होंने पहले इनको राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर धीरे धीरे उन्होंने ज्यादा कैंपेन भी नहीं अंडरटेक किया, 2014 हो या 19, फिर उनको देना। तो सवाल आ रहा है कि क्या फिर वही चलेगा, फिर बाय डिफॉल्ट राहुल गांधी रहेंगे? क्योंकि उस समय भी हमने देखा है, जब राहुल गांधी कमान नहीं संभाल रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट होने की पहली बात कर रहा हूं, कोई भी बात हो सोनिया कहती थी आप राहुल जी से बात कर लो, राहुल से बात कर लो। तो क्या वही चलेगा? दूसरी बात देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर भी कई बातें आ रही थी, इनमें कुछ भी कहिए, हो सकता है वो पॉलिटिकली फुल फॉर्म में ना भी आई हो, लेकिन उनमें वो है, दैट शी हैज दैट केमिस्ट्री, वो कुछ कर सकते, उनको मौका मिलनी चाहिए। लेकिन बात है कि उनको सीमित किया गया अभी यूपी तक। अब कह रहे हैं कि यूपीसीसी चीफ बनेंगे या उसके बाद यूपी के सीएम बनेंगे 2022 चुनाव के लिए। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी बहुत उम्मीद बन गई थी, वो 48 घंटे में टैटे फिस। शांतनु, आपका फर्स्ट रिएक्शन?
देखिए, हमने सबने सोचा था कि फाइनली कांग्रेस एक आईपीओ लाएगी और पब्लिक कंपनी बनेगी, लेकिन फिर वो एक फैमिली एंटरप्राइज बन के रह गई। और इसका पुराना इतिहास है कि जिसने भी, चाहे वो इंदिरा गांधी से खटपट हुई हो, जिसकी या सोनिया गांधी से खटपट रही हो, वो पार्टी में थोड़े समय रह पाए तो पार्टी में नहीं रह पाए, बहुत अनसेरेमोनियसली, बहुत बेइज्जती करके पार्टी से बाहर कर दिया गया। चाहे वो आप कामराज, जगजीवन, इधर आ जाए तो नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, हम सबको पता है उनकी हिस्ट्री क्या क्या हुआ उनके साथ। तो उस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कौन था जो वो नाम फेंकेगा कि भाई ये नाम हो सकता है, फिर ये अनपॉपुलरिटी ले लेगा गांधी परिवार के लिए इन द इयर्स टू कम? ऐसा कौन व्यक्ति होगा? तो किसी ने आते कोशिश नहीं करी कि वो कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध लेगा कौन? किसी ने कोशिश ही नहीं करी, और कोशिश ही नहीं करी तो फिर वो ओल्ड गार्ड हावी हो गया, जैसे सर ने कहा, और उन्होंने पुराना नाम लगा। वो तो राहुल से अनकंफर्टेबल थे, वो और नया नॉन गांधी से तो और अनकंफर्टेबल हो जाते। एक सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपनी अलग किचन कैबिनेट बनाते हैं, उनके अपने खास सहयोगी होते, उससे तो और अनकंफर्टेबल हो जाते। तो उन्होंने देखा तो बहुत अच्छा मौका है, पुराने सोनिया गांधी की जो टीम है उसमें चले जाओ और अपनी जिस तरह से राजनीति चल रही है चलती रहे। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को है, जहां एक बीजेपी जैसी पार्टी के पास, जहां पे नड्डा अमित शाह के रिलेटिव नहीं है, अमित शाह मोदी के रिलेटिव नहीं है, वेंकैया नायडू, अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी आपस में किससे रिलेटेड नहीं है। एक मेरिट के बेस में नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लीजिए, वो एक तरह से थर्ड लेवल के लीडर थे, उसके ऊपर राज्यसभा के अध्यक्ष अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक अलग अलग लीडरशिप थी। लेकिन जब देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी है, विनेबिलिटी है, एक गवर्नेंस का मॉडल है, उनको कैटापुल्ट करके आपने नंबर 1 पोजीशन पर रखा और उन्होंने आपको चुनाव डिलीवर करके दिए। तो यहाँ पे, वहां पे भी हुआ, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई राजनीतिक खींचतान नहीं होगी, हुई पार्टी में राजनीतिक खींचतान, लेकिन पार्टी के स्ट्रक्चर ने अलाउ करा उनको कैटापुल्ट करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए पार्टी स्ट्रक्चर ने अलाउ करा। और देखा है बीजेपी अनप्रेसिडेंटेड हाई पे है। देखिए, अब इस समय कंपैरिजन ये है कि एक तो सोनिया गांधी के आने से एक जो छोटा फायदा हो सकता है, जो एकदम से कांग्रेस से बिल्कुल जो लोग भाग रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए सीमित हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन क्या उतना काफी है? एक अमित शाह की बीजेपी जो अलग ही स्तर पे काम कर रही है कि पन्ना प्रमुख कौन है, छोटे छोटे लीडर कौन है, जो 2-2 हजार का वोट भी कमांड करता है, उसको भी बीजेपी अप्रोच कर रही है, या तो उसे पार्टी में मिला रही है, जैसे भी उसको सामदाम दंड भेद उसको अपने पास मिला रही है। उस लेवल की पॉलिटिकल लीडरशिप वर्सेस आप एक बिल्कुल एक मिनिमम की बस मेरे लोग बन रहे हैं। तो फिर आप वो 50 लोकसभा सीट की पार्टियां हैं, 3-4 चुनाव आ रहे हैं, जिसमें मतलब दूर तक संभावना भी नहीं लग रही है, जो अभी चुनाव आ रहे हैं इस साल में, कि कांग्रेस को अपोजिशन भी दे पाएगी। हैंड्स डाउन बीजेपी सबको जीत जाएगी। तो बहुत ही इम्बैलेंस है। और जहां तक जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, वो तो 6 साल की तरह, वो शेर की तरह आ गए, सबसे लंबी स्पीच थी। वो थोड़ा पॉलिटिकल बोलते हैं, फिर सोशल लीडर की तरफ चले जाते हैं। वो जैसे शेखर जी ने बताया, प्लास्टिक बैन, पॉपुलेशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सब बातें हम निबंध में लिखा करते थे, वो स्कूल के निबंध में, कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। ये एक प्रधानमंत्री बोले, वो भी लाल किले की प्राचीर से, ये ऐसा हमने सुना नहीं था, और ये चीजें ट्रांसलेट हुई हैं। जैसे वो स्वच्छता अभियान लोग इतनी बुराई करते हैं कि स्वच्छता कहाँ है? देखिए, स्वच्छता कहाँ है? जो रैंकिंग बनी है उसमें आप इंदौर, भोपाल, अगर आप में से कोई पिछले 4-5 साल में गया, इंदौर और भोपाल का फेस चेंज हो गया। अब लोग कंपीट कर रहे हैं, सारे डीएम्स कंपीट करते हैं कि मैं वो 100 में पीछे ना जाऊं, स्टेट की रैंकिंग होने लगी है। यही तरीका होता है, आप नेमिंग शेमिंग करेंगे तो आप रैंकिंग में ऊपर आएंगे। इसी अभी प्लास्टिक की शुरू हो जाएगी, एक डेट सेट हो जाएगी, एक जन आंदोलन बनेगा, जो ऐसा हमने देखा नहीं था। हमने प्राइम मिनिस्टर को एक पॉलिटिकल मैनेजर की तरह देखा है कि वो अपनी पार्टी संभालता है, थोड़ी सरकार ब्यूरोक्रेट को संभालता है, लेकिन एक लीडर कहे कि सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, ऐसा हमने देखा नहीं। तो उन्होंने तो लाल किले की प्राचीर से एक नया ही कंटूर ले लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब से डिमांड हो रही है, कारगिल के बाद से डिमांड हो रही है। नेहरू के समय भी दूसरे नाम से बात हुई थी कि कोई कॉमन समन्वय होना चाहिए। हर लड़ाई में, हमारी जितनी भी लड़ाइयों में हर बात उठी है कि हमारा तीनों सेनाओं में समन्वय नहीं हो पाता। अब लोगों को बात ही नहीं पता थी। आज मैं देख रहा हूं ट्विटर में लोग समझ रहे हैं उस बात को। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या, फर्टिलाइजर का यूज कितना होता है, उस पर आर्टिकल आने शुरू हो गए। जल शक्ति पे पूरा आर्टिकल, आज जल शक्ति मंत्री का एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो वो बात अलग टॉपिक शुरू हो गया। 370 पे तो उन्होंने जवाब दे दिया, चाहे देश के बाहर वाले लोगों को, देश के अंदर वाले लोगों को उन्होंने छोटा सा सीमित रखा, और उन्होंने इतना नैरेटिव सेट कर दिया कि अब वो बात केवल वो जो बात कर रहे हैं उसी पे बात हो रही है। मतलब नैरेटिव, हेडलाइन से लेकर, नैरेटिव से लेकर, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सोशल सेक्टर के टॉपिक है, एनजीओ के टॉपिक हैं, जो थोड़ी बीजेपी से दूर रखती हैं। वो भी क्या कहेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक में पॉपुलेशन में कौन मना करेगा आपको? तो आपने सबको साथ में ले लिया उस स्पीच से। पंकज, देखिए, कांग्रेस में जो है लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है, कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर संगठन जो है अपना कदम आगे को बढ़ाता है, पीछे को नहीं बढ़ाता। कि राहुल गांधी के बाद अगर कांग्रेस, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था और 10 हफ्ते तक कांग्रेस में बिल्कुल अनसर्टेनिटी छाई हुई थी, तो जो बागडोर थी किसी और काबिल व्यक्ति को देनी चाहिए थी, बनिस्बत के वापस जो है कि सोनिया जी के पास वापस आई, जो 19.5 साल तक अध्यक्षा रही, और उनके कार्यकाल के अंदर जो संगठन पूरा बुरी तरह से तितर बितर हो गया,
और जो पार्टी अपनी जो आइडियोलॉजिकल अपनी विचारधारा से भटक कर इधर उधर मतलब कि ढूंढने लगी कि किधर जाना है। और जो लोगों को आगे आना चाहिए था, जो एक पूरी पीढ़ी को आगे आना चाहिए था, वो कोई नहीं आ पाया और एक स्टेटस को बना रहा, जिसके कारण जो नेता जो सोनिया जी जब अध्यक्षा बनी थी, जो उनके साथ जुड़े थे, वो अभी तक जो है वो पार्टी को चला रहे हैं, कमान चला रहे हैं। उन सबका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है, एक तरह से एक कोटरी और एक ग्रुप बन गया है, जो यही ग्रुप था जिसने राहुल गांधी को कामयाब नहीं होने दिया। बीजेपी ने राहुल को पप्पू कहने से पहले, ये जो इधर से कांग्रेस से जो स्टोरीज लीक आउट करती थी, इन्होंने राहुल को पहले अध्यक्ष बनने से पहले ही फेल कर दिया था और राहुल इस चाल को समझ नहीं पाए। और राहुल के कार्यकाल में भी जो है कि बेसिकली ये लोग ही पीछे से सारी सांठगांठ बनाकर इधर उधर ये पार्टी को चला रहे थे। अब वो बाहर हो गए हैं और सोनिया जी आ गई हैं, तो मेरे को लगता नहीं जरा परिवर्तन होगा। सिर्फ ये है कि जो चुनाव एकदम आने वाले हैं ये सितंबर में, और ये जो महाराष्ट्र और ये हिमाचल, ये हरियाणा वगैरह, तो इसमें जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि पार्टी के अंदर जो विभाजन था वो कम हो जाएगा और शायद आगे चलेगी। बट जो है कि जो इसको कहते हैं पार्टी इम्प्लोड, पार्टी जो है लोग जाते रहेंगे और वो ऐसा नहीं है कि पार्टी में स्थिरता आ जाएगी। सोनिया जी जरूर आई हैं और सोनिया जी ने जो कार्यक्रम जो जब सोनिया जी ने टेक ओवर किया था, उस समय तक जो है कि बीजेपी को जो है आर्थिक जो रेजोल्यूशंस होती थी या आर्थिक जो स्टैंड होता था, बीजेपी बहुत कमजोर होती थी। बीजेपी के पास कोई कहने को नहीं होता था कि 2-3 लोग थे, शेटिगर साहब और ये जय दुबाशी वगैरह, जो आगे बीजेपी की बात करते थे। लेकिन अब बीजेपी कहीं आगे निकल चुकी है। अब आर्थिक स्थिति में अब प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की। अब जो है कांग्रेस के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब जो है जो कांग्रेस के जो ओरिजिनल मुद्दे जो कांग्रेस में उठाए गए थे 1977 से पहले, जब संजय गांधी इंदिरा जी के साथ थे, कि पॉपुलेशन कंट्रोल, छोटा परिवार, इकोलॉजी की जो पानी, पेड़, इन्वायरमेंट की, ये सब मोदी जी ने उसको दोबारा से रीपैकेज करके ऐसा जबरदस्त दिया है कांग्रेस के पास कि को अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम, तो आगे क्या करेंगे? तो मोदी जी आगे निकलते जा रहे हैं। और मोदी जी जो है कि ध्यान थोड़ा बटाने में भी बहुत माहिर है। हाँ। उन्होंने जो है पॉलिटिकल अपनी जो है सक्सेस की एक तरह से पिनेकल की पीक पे तो पहुंच ही गए हैं। और जो पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल के मोदी जी में फर्क है कि जो सेकंड टर्म में मोदी जी जो है डिफरेंट तरह से बात कर रहे हैं और सबको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स को अभी तक ला नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस उसको अभी भी इंटरप्रेट करके डिवाइसिव उसमें जो है कि मोदी जी को एडवांटेज दे रही है। और जिस कारण से कि जब वो मोदी जी को अपने मेन ओपोनेंट को समझ नहीं पा रहे, उनकी चालों को नहीं समझ पा रहे, तो जो है कि आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, नीति कैसे करेंगे। चलो एक ब्रेक के बाद, लेकिन एक छोटा सा देख लेंगे, उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। हेलो और आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे अब इस हफ्ते की राजनीतिक हैपनिंग्स पर, कांग्रेस में क्या हुआ है और बीजेपी में क्या हो रहा है। बेसिकली शेखर, जो हमारा जो चाहिए जरूरत है ऑपोजिशन की, वो नहीं है। अब कांग्रेस का तो हाल देख लिया, पर अखिलेश यादव, मायावती, बाकी लोग भी तो बिल्कुल स्टैलिन, उधर भी तो कुछ एक तरह से कोई नीति नहीं आ रही है, कोई कोहेसिव आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, अखिलेश यादव की तो हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो हालत है, उनके नेतागण छोड़ छाड़ के आना चाह रहे हैं। राज्यसभा में 2 आ गए, और इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर के बेटे। वेरी इंपॉर्टेंट। और 370 को लेकर भी आप देख रहे हैं, कम से कम मायावती ने तो सही सोचा कि ठीक समय पे सपोर्ट दे दी। और मायावती का केवल एक ही प्लान उसमें था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि सफारी कर्मचारी के लिए पूरा बेनिफिट्स मिलेगा। उनके पॉलिटिकल पॉइंट उसमें सर्व्ड है। लेकिन बाकी रीजनल पार्टी जैसे डीएमके का, डीएमके ने काफी अच्छी सीट्स जीते हैं इस बार, लेकिन उस जीतने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में लगे हुए थे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के बाद बनाने में, अभी वो उनके लिए अभी लगता है कि इतने एमपीज लेके क्या करेंगे, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। उनके एमपीज बार बार अपने यूनियन मिनिस्टर से ये कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मतलब किसी तरह अगर आप उनको बुला लेंगे तो चला जाएगा, ऐसी हालत है। तो इसका मतलब है, जो बार बार अडवाणी जी कहते थे कि हमारी पॉलिटिक्स में 2 पोल है, एक कांग्रेस पोल और दूसरा बीजेपी सक्सेसफुली एक दूसरा पोल, मतलब एक आइडियोलॉजिकल पोल। आज ये हाल हो गया है, एक पोल तो बड़ा मजबूत हो गया, दूसरा पोल टोटली मिसिंग है। देखिए, जब प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से भाषण दे रहे हैं,
हमने अभी बात किया, उन्होंने पहले जब आह्वान दिया टॉयलेट को लेकर, मतलब शौचालय को लेकर, जब पिछली बार मैं कहने 2014 में 2014 एड्रेस में ये स्वच्छता की बात हुई और 2014 अक्टूबर 2 गांधी जी की जन्मदिन पर यह स्टार्ट हुआ। वैसे ही कल हमने जब मोदी जी को सुना, एक डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि हमारी जो अपेक्षा है, जो एस्पिरेशनल क्लास, ये एस्पिरेशनल क्लास जिसको कांग्रेस एक समय नरसिम्हा राव जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उस एस्पिरेशनल क्लास की बात की, आज पूरा वो एस्पिरेशनल क्लास की बात मोदी जी कर रहे हैं। क्या कह रहे थे कल? कह रहे थे भाई पहले ये था कि एक रेलवे स्टेशन आ जाए तो ठीक है, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि वंदे एक्सप्रेस कब आएगा। पहले मोबाइल आ गया तो बड़ी बात है, अब पूछ रहे हैं डेटा का स्पीड क्या है। अब प्राइम मिनिस्टर जो इस तरह की एक कॉमन चीजों को समझ पा रहे हैं, जो कॉमन एस्पिरेशन को समझ पा रहे हैं, दीज आर ओनली नोशनल बट दे हैव अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट। तो कांग्रेस को भी भाई केवल आप उस इश्यूज में आर्टिकुलेट कर रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि ये माइनॉरिटीज इस पे सेंसिटिव है, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू बी अ मेन स्ट्रीम पार्टी। सो व्हाट इज योर एस्पिरेशनल व्यू? अच्छा, आपके 10 साल के यूपीए कार्यकाल में आपने टोटली योर हिजाक्ड बाय द झोलावाला का एजेंडा। That's true. Let me get Shantanu and we have totally समय। प्रिया, I think शेखर ने जो बात कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं देख रहा था उन्होंने ड्रीम शब्द का इस्तेमाल कम से कम 50 बार किया, और यही राजनीति में जो ग्रामर चेंज हुई 2014 के बाद में, जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन है कि मैं यादव को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं तुम्हें किसी से बचाऊंगा, मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं तुम्हें किसी से बचाऊंगा, जो टिपिकल पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन कांग्रेस ने सिखाई है। रीजनल पार्टी भी सारी प्राइवेट एंटरप्राइज है, कोई यादव चलाता है, कोई गौड़ा चलाता है, कोई हुड्डा चलाते हैं, वो रीजनल सतरप्स हैं। यहां पे पहली बार अब से पिछले 5-6 साल से पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपिरेशन की बात हो रही है। बीजेपी कितना डिलीवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही, वो अलग बात है। लोगों को लगता है अगर कोई कर पाएगा तो यही कर पाएंगे। तो जैसे शेखर ने कहा कि पहली बार इस तरह की बातें हो रही हैं जहां पे मैं किसी से डरा नहीं रहा हूं कि आपको मैं एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डरा के वोट मांग रहा हूं या एस्पिरेशन मांग रहा हूं। भारत देश आगे बढ़ रहा है, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, भारत ये जीत रहा है, ये मेडल जीत रहा है, या इस रैंकिंग में इतना आ रहा है। ये आम चर्चा का विषय हो गया कि मेरा फलाना रैंकिंग में मेरा देश कहां स्टैंड करता है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन है, इसने सारी रीजनल पार्टीज को टोटली रेलेवेंट कर दिया है, और ना वो इसमें आ पा रहे हैं। मतलब वो गेम में इतना अप कर लिया उन्होंने अपना गेम, नरेंद्र मोदी ने, कि ये लोग उस कंपटीशन में बहुत पीछे छूट गए। आखिरी जल्दी से ये बाकी ऑपोजिशन के बारे में। नहीं, मैं इतना कहूंगा कि मोदी जी को समझना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। जो आपका ओपोनेंट हो, अगर उसकी चाल को ना समझ पाओ, उसकी मतलब की आइडियोलॉजी और एक्शन को ना समझ पाओ, तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। मोदी जी की जो चाल और जो तरीका है, वो बीजेपी में भी बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते। इसलिए मोदी जी जो है वो बिल्कुल छक्के पे छक्के मारते जा रहे हैं और आगे फ्रंट फुट में खेल रहे हैं। तो कांग्रेस को अगर मोदी जी को टैकल करना है, काउंटर करना है, सबसे पहले बीजेपी की और ये मोदी जी की राजनीति को समझे और क्या कह रहे हैं, और उसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाए। ये जो है घिसे पीटे फॉर्मूला जो है वो अब चलने नहीं वाले। अब जो है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बाद ही आगे कुछ काम बन पाएगा। आगे क्या होगा हम देखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी अगले हफ्ते इसी समय पर। चाय पे चर्चा जारी रहेगी।